दोस्तों, ये है मनी हाइस्ट बर्लिन सीरीज का अगला एपिसोड। दोस्तों, इसे तो आप जानते ही हैं। ये है बर्लिन और इसके साथ जो औरत है ये इसकी तीसरी पत्नी है, जिसने इसका प्यार ठुकराकर इसे छोड़ दिया है और किसी दूसरे आदमी के साथ जा रही है। कुछ देर बाद इसकी टीम इसे लेने आ जाती है। ये सभी मिलकर एक बड़ी चोरी को अंजाम देने जा रहे होते हैं। ये बर्लिन के अच्छे दिनों की कहानी है। उन दिनों न तो बर्लिन बीमार था और न ही छिपकर चोरियां करता था। ये है केला। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और बहुत ही शर्मीली लड़की है। और ये है रॉय। ताले तोड़ना और सलाखों के पीछे जाना इसकी खासियत है। ये बर्लिन को अपना उस्ताद मानता है, जबकि बर्लिन इसे अपना पालतू कुत्ता समझता है। ये है डेमियन, जो पेशे से एक प्रोफेसर है और खाली समय में चोरियों की प्लानिंग करता है। यही इस टीम का मास्टरमाइंड भी है। और ये है ब्रूस। ये एक ऑलराउंडर है। हर हालात में कैसे जीना है ये इसे अच्छी तरह आता है। फिर ये सभी मिस्टर एंटोनियो के राजमहल में पहुंचते हैं। दावत के दौरान ही बर्लिन सबको एक सर्च वारंट दिखाता है और घर की तलाशी लेने के लिए कहता है। बर्लिन मिस्टर एंटोनियो को धमकाते हुए कहता है, अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर आपने सहयोग नहीं किया तो कम से कम 9 साल की जेल हो सकती है। इसके बाद बर्लिन मिस्टर एंटोनियो के लॉकर से 500 साल पुराना एक प्याला उठाता है। प्याला उठाते ही वो मुस्कुराकर कहता है, हम पुलिस वाले नहीं हैं। जिंदा रहे तो आपके पास ऐसे प्याले फिर आ जाएंगे। डिनर टेबल पर बैठा एक आदमी कहता है, तुम लोग मुझे असली पुलिस वाले नहीं लग रहे। अपना बैज और ID नंबर दिखाओ। तभी बर्लिन वहां आ जाता है। वो ज्यादा बोलने वाले आदमी से कहता है, अपना मोबाइल टेबल पर रख दो। जैसे ही वो मोबाइल रखता है, बर्लिन हथौड़े से उसका मोबाइल तोड़ देता है। फिर अपनी गन दिखाकर कहता है, ये है मेरा बैज। ये देखते ही वो आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद बर्लिन वहां मौजूद सभी लोगों से अपने ID कार्ड्स निकालने के लिए कहता है, ताकि अगर किसी को FIR करवाने की खुजली हो तो हमें भी पता होना चाहिए कि उसका घर कहाँ है। फिर बर्लिन उस आदमी को महल से बाहर ले जाकर कहता है, तुम अपनी बीवी के सामने हीरो बन रहे थे या अपनी गर्लफ्रेंड के सामने? वो आदमी बर्लिन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मुझे छोड़ दो। बर्लिन उसे समझाते हुए कहता है, प्यार इतनी भी बड़ी चीज नहीं है कि उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी जाए। इसके बाद ये सभी वहां से निकल जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ये सभी अपना भेष बदलकर एक होटल में जाते हैं। बर्लिन इन सबको एक नए सदस्य से मिलवाता है, जिसका नाम कैमरून होता है। ये बहुत ही बहादुर लड़की है, जिसकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही, बल्कि मुश्किलों से भरी हुई थी। रॉय पहली ही नजर में कैमरून की तरफ आकर्षित हो जाता है। बर्लिन तुरंत समझ जाता है कि रॉय को कैमरून पसंद आ गई है। बर्लिन कहता है, हम यहाँ चोरी के इरादे से आए हैं और इस मिशन की शुरुआत 10 दिन पहले ही इस प्याले को चुराने से हो चुकी थी। इस प्याले की असली कीमत सिर्फ $40,000 है, लेकिन हम इसकी कीमत $44 मिलियन तक पहुंचाने वाले हैं। इतना कहकर डेमियन उस प्याले को हथौड़े से तोड़ना शुरू कर देता है। दरअसल ये लोग इसी प्याले की मदद से यूरोप के शाही घरानों के जेवर एक साथ चोरी करने वाले थे, जो 34 अलग अलग शहरों में रखे हुए थे। इसके बाद डेमियन उस प्याले को एक केमिकल में डाल देता है, ताकि उसकी चमक खत्म हो जाए और वह पुराना दिखाई देने लगे। फिर बर्लिन और उसकी टीम पेरिस के एक पुराने चर्च में जाती है और वहां के फादर से मिलती है। बर्लिन अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं प्रोफेसर सैंटाना हूँ और पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ सलामांका से आया हूँ। फादर बताते हैं कि उन्होंने इन्हें बुलाने से पहले ऑनलाइन इनके बारे में खोज भी की थी, जहां उन्हें बर्लिन के बारे में 600 से भी ज्यादा आर्टिकल पढ़ने को मिले थे, और ये सब कैला की प्लानिंग का हिस्सा था। चर्च के अंदर फादर ने 2 बॉडीगार्ड भी रखे हुए थे। ये दोनों अपनी जिंदगी सुधारने के लिए फादर के पास आए थे। इसके बाद बर्लिन और डेमियन फादर को कुछ नकली दस्तावेज दिखाते हैं, जिनमें लिखा होता है कि इस चर्च से पहले भी इसी जगह एक बहुत पुराना चर्च मौजूद था। फादर कहते हैं, मेरा यह चर्च साल 1240 में बनाया गया था, लेकिन दस्तावेजों के मुताबिक 2000 साल पहले भी यहाँ चर्च होने का जिक्र मिलता है। डेमियन अपनी बातों से फादर को यकीन दिला देता है कि उनका चर्च ही सबसे पुराना है और इसके नीचे बहुत बड़ा खजाना दफन है। ये सुनकर फादर पूरी टीम को चर्च के बेसमेंट में ले जाते हैं। वहां ये लोग मशीन से जमीन की जांच करते हैं और बताते हैं कि जमीन से 16 फीट नीचे कुछ मौजूद है। दरअसल बर्लिन का असली प्लान यहाँ खुदाई करना था, क्योंकि इसी जगह से एक रास्ता पेरिस की उन सुरंगों तक जाता था, जहां से ये लोग शहर के किसी भी कोने में आसानी से पहुंच सकते थे। फिर डेमियन मैप पर सबको समझाता है कि हमें चर्च से सुरंग के रास्ते इस जगह तक पहुंचना है। ये पेरिस का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस है, जहां 34 अलग अलग शहरों से शाही घरानों के जेवर लाए जाने वाले हैं। अब हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि ये जेवर किस दिन और किस समय यहाँ पहुंचेंगे। इसके बाद बर्लिन अपनी टीम को दिखाता है कि होटल के ठीक सामने ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर मार्क का घर है। सिर्फ उसी को जेवरों के आने की तारीख और समय का पता होगा। बर्लिन कहता है, जब हम उसके घर जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहनकर जाएंगे, ताकि किसी को हम पर शक न हो। रॉय की नजर अब भी कैमरून पर ही टिकी हुई थी। बर्लिन उसे समझाते हुए कहता है, इश्क में हमेशा खतरा होता है। मुझे तुम्हारी आंखों में कैमरून के लिए प्यार दिखाई दे रहा है। बस इतना याद रखना, वह लड़की मेंटल हॉस्पिटल भी जा चुकी है। तुम्हें सिर्फ उसके काम पर नजर रखनी है, उसके पैरों पर बने टैटू पर नहीं। रॉय बर्लिन की बात समझ जाता है। कुछ देर बाद ये लोग देखते हैं कि ऑक्शन हाउस का डायरेक्टर मार्क अपनी पत्नी के साथ घर से निकल जाता
आता है। ब्रूस उसका पीछा करता है ताकि उस पर नजर रख सके। इधर रॉय और कैमरून कपल बनकर मार्क के घर के बाहर पहुंचते हैं और उसके घर का लॉक खोल देते हैं। थोड़ी देर बाद कैला भी वहां आ जाती है और फिर तीनों अंदर चले जाते हैं। कैला और कैमरून लिफ्ट से ऊपर जाती हैं, जबकि रॉय सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है। अब ये लोग मार्क के अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी उसका पड़ोसी अंदर आ जाता है। कैला को उसके ऊपर पहुंचने से पहले ही अपार्टमेंट का लॉक खोलना होता है और वह बड़ी आसानी से यह काम कर देती है। दरवाजा खुलते ही सभी अंदर चले जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। वे अपना सारा सामान निकालते हैं, जिसमें छोटे छोटे कैमरे लगे होते हैं। अपार्टमेंट में एक कुत्ता भी था जिसे गेंद से खेलना बहुत पसंद था। ये लोग घर के लगभग हर कोने में कैमरे लगा देते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ते जहां कैमरा न लगा हो। साथ ही वे कुत्ते को भी गेंद से खिलाते रहते हैं। तभी अचानक अपार्टमेंट का लॉक खुलने की आवाज आती है। ये सभी तुरंत छिप जाते हैं। दरअसल मार्क का पड़ोसी अपने कुत्तों को लेकर आया था ताकि मार्क के कुत्ते को भी अपने साथ ले जा सके। लेकिन उस समय मार्क का कुत्ता रॉय और कैमरून के साथ बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। रॉय चुपके से गेंद बाहर फेंक देता है। गेंद देखते ही कुत्ता भी बाहर निकल आता है और मार्क का पड़ोसी उसे अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद ये सभी वहां से निकल जाते हैं। रात के समय बर्लिन होटल से मार्क के घर पर नजर रखे हुए होता है। तभी मार्क की पत्नी उठती है, म्यूजिक चलाती है और डांस करने लगती है। बर्लिन उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। कुछ देर बाद वह तैयार होकर घर से बाहर निकलती है, ये देखने के लिए कि वह रात में कहां जाती है। बर्लिन भी उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे एक क्लब तक पहुंच जाता है। उस क्लब में मार्क की पत्नी कैमिल गाना गा रही होती है। बर्लिन उसे इतने ध्यान से सुन रहा होता है जैसे पहली ही नजर में उसे कैमिल से प्यार हो गया हो। क्लब से निकलने के बाद भी बर्लिन सुबह तक कैमिल का पीछा करता रहता है। तब उसे समझ आ जाता है कि यह पंछी मार्क के पिंजरे में कैद है और वहां से आजाद होना चाहता है। कैमिल सारी रात घूमने के बाद घर वापस आ जाती है और सो जाती है। अपनी पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद आज पहली बार बर्लिन को भी किसी के लिए कुछ महसूस होने लगा था। सीन शिफ्ट होता है केला की तरफ। चर्च के बेसमेंट में एक गड्ढा खोदकर ये लोग प्याला उसमें दबा देते हैं। इसी दौरान ब्रूस केला पर लाइन मारता है, लेकिन केला उसे साफ मना करते हुए कहती है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, आइंदा इस बात का ध्यान रखना। थोड़ी देर बाद बर्लिन भी वहां आ जाता है। डैमियन उससे पूछता है, तुम सारी रात कहाँ थे? बर्लिन बताता है कि रात उसकी मुलाकात एक औरत से हुई थी। फिर सारी रात जो कुछ हुआ वो सब डेमियन को बता देता है। बर्लिन कैमिल से इतना प्रभावित हो चुका था कि वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था और इस काम के लिए उसे डैमियन की मदद चाहिए थी। डैमियन बर्लिन को समझाते हुए कहता है, हम यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और जिस आदमी को हम लूटने वाले हैं तुम उसी की पत्नी को फंसाना चाहते हो। बर्लिन जवाब देता है, उसके लिए मैं पूरे प्लान को खतरे में डालने के लिए भी तैयार हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी। इसी वक्त फादर नीचे आ जाते हैं। तब सभी उनके सामने नाटक शुरू कर देते हैं और जमीन में दबा हुआ प्याला निकालते हैं। प्याला देखते ही फादर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बर्लिन कहता है, हमें यहाँ खुदाई करने के लिए 3 हफ्तों का समय चाहिए। फादर खुशी खुशी मान जाते हैं। अगले दिन बर्लिन रॉय को लेकर क्लब के बाहर कमील का इंतजार करता है। बर्लिन रॉय से कहता है, जब हम क्लब के अंदर चले जाएं तो 5 मिनट बाद तुम मेरे पुराने दोस्त बनकर अंदर आना और ऐसे मिलना जैसे हम बहुत अरसे बाद मिले हों। जैसे ही कमील आती है, बर्लिन एक किताब लेकर क्लब के अंदर चला जाता है। वो कमील के साथ वाली कुर्सी पर बैठकर कहता है, मैंने कल रात आपको इसी क्लब में गाना गाते हुए देखा था। मैं आपसे बहुत प्रभावित हो गया। आपको देखकर मैं अंदाजा लगा रहा था कि आपकी प्लेलिस्ट में कौन कौन से गाने होंगे। कैमिल मुस्कुराकर कहती है, अच्छा तो बताइए कौन कौन से गाने होंगे, मैं भी देखूं कि आप सही बताते हैं या नहीं। बर्लिन कहता है, 1 नहीं 2 गाने बताऊंगा। हैरानी की बात यह थी कि बर्लिन कमिल के दोनों पसंदीदा गाने बिल्कुल सही बता देता है। कमिल हैरान होकर कहती है, वाह कमाल है, आपने दोनों गाने बिल्कुल सही बताए। इतने में रॉय भी वहां आ जाता है और आते ही बर्लिन को 2-3 बार किस कर देता है। बर्लिन तुरंत कमिल से कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ, उम्मीद है फिर कभी आपका गाना सुनने का मौका मिलेगा। वहां से निकलते ही बर्लिन रॉय को डांटते हुए कहता है, तुम कितनी ओवर एक्टिंग करते हो। उधर कमिल भी वहां से जाने लगती है। बर्लिन ये सोचता रहता है कि शायद वो एक बार मुड़कर उसे देखेगी, लेकिन कामिल बिना पीछे देखे ही चली जाती है। ये देखकर बर्लिन का दिल टूट जाता है। वो कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई या फिर कामिल ने हमें गे समझ लिया। फिर वो रॉय को डांटते हुए कहता है, तुम्हें 3 बार किस करने की क्या जरूरत थी, ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। दूसरी तरफ टीम को चर्च के नीचे बनी हुई सुरंग मिल जाती है। वहां बहुत से लोगों की हड्डियां पड़ी होती हैं। मैप के मुताबिक ये लोग सुरंग में आगे बढ़ते हैं और आखिरकार ऑक्शन हाउस तक जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। फिर ये लोग लेजर सेट कर देते हैं और उसी सीध में खुदाई शुरू कर देते हैं। उधर बर्लिन उस समय कैमिल की प्रोफाइल देख रहा होता है, जबकि रॉय सीसीटीवी के जरिए मार्क के घर पर नजर रखे हुए होता है। तभी रॉय बर्लिन को बताता है कि मार्क और कामिल का झगड़ा चल रहा है। कामिल ओपेरा जाना चाहती थी, लेकिन
लेकिन मार्क वहां जाना नहीं चाहता था। ये सुनकर बर्लिन कहता है, मैं कैमल के साथ ओपेरा जाऊंगा। वो रॉय को अपने जूते पॉलिश करने के लिए कहता है। खिड़की से देखते ही उसे नजर आता है कि मार्क घर से निकल चुका है और कुछ देर बाद कैमल भी घर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ फादर डेमियन के पास आते हैं और कहते हैं, मैं ये प्याला अपने साथ स्पेन ले जाना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि अपनी यूनिवर्सिटी जाकर डीन को भी ये प्याला दिखाऊं। डेमियन कहता है, सिक्योरिटी कारणों की वजह से मैं आपको ये प्याला अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन फादर हर हाल में डीन को वो प्याला दिखाना चाहते थे। वो जिद करते हुए कहते हैं, ये मेरा चर्च है और यहाँ मेरी ही चलेगी। इतने में फादर का बॉडीगार्ड आगे आकर कहता है, फादर ये प्याला क्यों नहीं ले जा सकते? इस प्याले पर फादर का पूरा हक है। फादर प्याला लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। डेमियन तुरंत ये बात बर्लिन को बताता है, लेकिन उस वक्त बर्लिन तो कमिल के साथ ओपेरा जाने के लिए तैयार हो चुका होता है। डेमियन घबरा कर कहता है, अगर डीन ने ये प्याला देख लिया तो वो इसे पहचान जाएगा और हम सब पकड़े जाएंगे। अब बर्लिन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। एक तरफ उसकी कई दिनों की मेहनत मिट्टी में मिलने वाली थी और दूसरी तरफ वो कमिल की जिंदगी में कदम रखने वाला था। अब बर्लिन को दोनों में से एक चीज चुननी थी, पैसा या प्यार। आखिरकार बर्लिन रॉय से कहता है, जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन हमें वो प्याला हर हाल में वापस चाहिए, चाहे एयरपोर्ट जाकर फादर को मारना ही क्यों न पड़े। इतना कहकर बर्लिन होटल से बाहर निकलता है और कामिल को आवाज देता है। दोस्तों, सेकंड एपिसोड में देखते हैं आगे क्या होता है। बर्लिन कैमल को आवाज देने के बाद कहता है, क्या इत्तेफाक है, मैं सामने वाले होटल में ही रुका हुआ हूँ। कल हर वक्त मैं आपके ही बारे में सोचता रहा। कैमल कहती है, मैं जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है। बर्लिन कहता है, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, रास्ते में थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद कैमरन वहाँ बाइक लेकर आ जाती है। फिर वो रॉय के कमरे में जाती है। रॉय कहता है, लो बाइक की चाबी दो, बर्लिन ने मुझे एक काम दिया है, तुम यहाँ बैठकर सीसीटीवी से नजर रखो। कैमरन कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर ये दोनों फादर से प्याला लेने वापस जाते हैं। दूसरी तरफ कैमल टैक्सी के अंदर ही अपना ड्रेस चेंज करती है। फिर दोनों ओपेरा क्लब की तरफ जाते हैं। वहाँ एक से बढ़कर एक गुंडे मौजूद होते हैं। बर्लिन अकेला सूट बूट पहनकर वहाँ आया होता है। उधर रॉय और कैमरन फादर की तरफ जाते हैं। जब फादर टैक्सी लेने के लिए सड़क पर आता है तो ये दोनों उसका बैग छीन लेते हैं, लेकिन फादर की पकड़ बहुत मजबूत होती है और वो बैग के साथ जमीन पर घसीटे जाते हैं। फादर की आवाज उसका बॉडीगार्ड भी सुन लेता है। उनमें से एक बॉडीगार्ड कचरे का डिब्बा उठाकर उन पर दे मारता है, जिससे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। फिर कैमरन बैग उठाकर पैदल भागना शुरू कर देती है। दोनों बॉडीगार्ड उनकी बाइक लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते ये दोनों एक शादी की भीड़ में घुस जाते हैं और भीड़ का फायदा उठाकर बाहर निकल जाते हैं। बॉडीगार्ड शादी की भीड़ में ही फंस जाते हैं। फिर ये दोनों दूल्हे की कार चुराकर निकल जाते हैं। बॉडीगार्ड भी कार के पीछे लग जाते हैं। आगे जाकर उन्हें एक जनाजा मिलता है, जहां भीड़ की वजह से वो कार छोड़कर पार्किंग की तरफ भाग जाते हैं। बॉडीगार्ड समझ जाते हैं कि ये दोनों पार्किंग की तरफ गए हैं, इसलिए वो भी वहां चले जाते हैं। रॉय कैमरन से कहता है, तुम दूसरी तरफ भागो, मैं सीधा जाता हूँ। रॉय कारों को हिलाकर अलार्म बजा देता है, जिससे तेज आवाज शुरू हो जाती है। बॉडीगार्ड आवाज सुनकर कारों की तरफ आ जाते हैं। इसी दौरान ये दोनों एक और कार चुराकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बॉडीगार्ड हथौड़े से कार का टायर पंचर कर देता है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ये दोनों कार से निकलकर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड दोनों को रोक लेते हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड पानी के प्रेशर से कैमरन का बैग दूर फेंक देता है और प्याला फिर से उसके हाथ लग जाता है। रॉय और कैमरन दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इनके साथ दो बातें होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी बात यह थी कि बॉडीगार्ड्स को अभी तक ये नहीं पता चला कि ये दोनों कौन थे, और बुरी बात यह है कि प्याला उनके हाथ लग गया था। दूसरी तरफ बर्लिन कैमल के साथ ओपेरा में एंजॉय कर रहा होता है। वो उसके साथ बहुत अच्छा समय बिताता है और दोनों वापस होटल की तरफ आ जाते हैं। बर्लिन टैक्सी से उतरकर कैमल को अपना नंबर दे देता है। कैमल भी कहीं ना कहीं बर्लिन को पसंद करती है। जब सुबह होती है तो ब्रूस केली के कमरे में जाता है। वो उससे पूछता है, कैमरन कहाँ है? कल रात वो मेरी बाइक ले गई थी, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ब्रूस फिर से केली पर लाइन मारने लगता है, लेकिन केली उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है और बोलती है, अगर कैमरन आई तो मैं उसे तुम्हें कॉल करने को कह दूंगी। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन डेमियन को मिलने के लिए बुलाते हैं और कल जो कुछ हुआ था वो सब बता देते हैं। डेमियन कहता है, कल तुमने फोन क्यों नहीं किया? रॉय कहता है, हमने बर्लिन को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। डेमियन कहता है, कल तुमने फादर को 30 फीट तक अपनी बाइक के साथ घसीटा, एक शादी बर्बाद कर दी और 26 कारों को नुकसान पहुंचा दिया। कैमरन कहती है, उन दोनों बॉडीगार्ड की वजह से प्याला चुराना आसान नहीं था। फिर डेमियन उन्हें बताता है कि कल जो कुछ तुम लोगों ने किया उसकी वजह से फादर बहुत डर गए हैं और उन्होंने प्याला वापस कर दिया है। उनका कहना था कि कुछ लोगों ने उन पर हमला किया था और उन्हें लगता है कि यह प्याला अब आपके पास ही सुरक्षित रहेगा। अब अच्छी खबर यह है कि कल उनका कैमरा टूट गया है और वह एक हफ्ते तक चर्च नहीं आ पाएंगे। इस तरह हमें अपना काम करने के लिए एक हफ्ता और मिल गया है। फिर डेमियन रॉय को बर्लिन के पास भेज देता है। जब बर्लिन सो रहा होता है तो उसे कैमल की कॉल आती है। वह बर्लिन को खिड़की की तरफ बुलाती है और कहती है, मैं पिछले 8 सालों से शादीशुदा हूँ, लेकिन कल जो एहसास
तुम्हारे साथ हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ। तुम पेरिस में कब तक हो? बर्लिन कहता है, मैं यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए हूँ। ये सुनकर कैमिल वापस चली जाती है। उस दिन बर्लिन बहुत खुश होता है क्योंकि कैमिल उसे पसंद करने लगी होती है। रॉय बर्लिन के पास आता है तो बर्लिन उसे एक ड्रिंक पिलाता है और बताता है कि कैमिल ने नंबर देने के 3 घंटे बाद ही मुझे कॉल कर दिया था। इसी बीच उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है और बाहर से कैमिल की आवाज आती है। अब बर्लिन और रॉय परेशान हो जाते हैं क्योंकि कमरे के अंदर उनका सेटअप लगा होता है जिससे वे कैमिल के घर पर नजर रख रहे होते हैं। इतना सारा सेटअप इतने कम समय में तैयार करना बहुत मुश्किल था। बर्लिन कमरे से बाहर जाता है और कैमिल से कहता है, आपका अंदर ना आना ही ठीक रहेगा क्योंकि आप शादीशुदा हैं। अगर आप अंदर आई तो मैं आपको वापस बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका घर टूट जाए। कैमिल कहती है, मैं तुम्हें समझ गई हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। फिर कैमिल बर्लिन को अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। बाद में बर्लिन सोचता है कि उसे अंदर नहीं बुलाना शायद गलत फैसला था। फिर वह दोबारा बाहर जाता है और कैमिल को आवाज देता है और उसे प्रपोज कर देता है। कैमिल उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। दूसरी तरफ टीम टनल की खुदाई कर रही होती है। बर्लिन अपने मिशन से दूर होता जा रहा होता है और कैमिल के साथ अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। दोस्तों के साथ पार्टियां शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक यह सब ऐसे ही चलता रहता है। दूसरी तरफ केला अपने कमरे में कैमरन को बताती है कि उसे ब्रूस अब अच्छा लगने लगा है। केला कहती है, मुझे इस तरह के बदतमीज लोग पसंद नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों वह मेरे दिमाग से जाता ही नहीं। मुझे उसके पसीने की खुशबू भी अच्छी लगती है। मैंने तो उसका तौलिया भी छुपा रखा है जिससे उसने अपना पसीना साफ किया था, लेकिन उसकी उम्र 24 है और मेरी 36। फिर कैमरन उसे समझाती है, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो। फिर दोनों म्यूजिक ऑन करके डांस करती हैं। म्यूजिक की आवाज सुनकर ब्रूस भी वहां आ जाता है और उनके साथ शामिल हो जाता है। केला की धड़कन तेज हो जाती है। अब उनके पास ड्रिंक खत्म हो जाती है तो ब्रूस रॉय को फोन करके अपने पास बुला लेता है। ये चारों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। इधर खुदाई का काम भी पूरा होने वाला होता है। उन्हें तब तक खुदाई करनी होती है जब तक सामने दीवार न आ जाए। उस दीवार के पीछे ऑक्शन हाउस होता है। दरअसल उस दीवार को तोड़कर अंदर घुसना होता है ताकि किसी को शक न हो। पीछे से घुसने के बाद उन्हें एयर चैम्बर और सर्विस एरिया से होते हुए लॉकर तक पहुंचना होता है। फिर आगे चलकर एक मोटी सीमेंट की दीवार तोड़नी होती है। यह सीमेंट की दीवार लॉकर के बिल्कुल पास बनी होती है और लॉकर रूम में 2 CCTV कैमरे भी लगे होते हैं जिनकी फुटेज गार्ड 24 घंटे देखते हैं। एक गार्ड हॉल में बैठा होता है और दूसरा बेसमेंट में सीधे लॉकर के सामने। बर्लिन कहता है, तुम दोनों गार्ड्स को उनके कंप्यूटर से दूर करना होगा सिर्फ 3 मिनट के लिए ताकि हम CCTV हैक कर सकें। ये गार्ड्स हर रोज 8 बजे पिज्जा ऑर्डर करते हैं, लेकिन इस बार जब ऑर्डर आएगा तो फोन के लिए उठाएगी। इसके बाद हम अपने गंदे कपड़े उतारकर बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे ताकि लॉकर में चोरी के समय हमारे कपड़ों पर एक भी बाल या मिट्टी का जरा भी न रहे, वरना हम सब मुश्किल में आ जाएंगे। ब्रूस पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर गार्ड्स के पास जाएगा और उन्हें ज्यादा से ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। दरअसल ब्रूस ठंडा पिज्जा लेकर जाएगा और गार्ड्स से बदतमीजी करेगा ताकि उनका गुस्सा भड़क जाए, क्योंकि जब डिलीवरी राइडर कस्टमर से बदतमीजी करता है तो ईगो हर्ट होती है। इससे पहले कि एक गार्ड दूसरे को बुलाए, दूसरा गार्ड अपनी जगह छोड़ देगा और इसी से हमारा प्लान शुरू हो जाएगा। हमारे पास अपना प्लान पूरा करने के लिए सिर्फ 3 मिनट होंगे। फिर हमारा रोबोट सीमेंट का एक ब्लॉक दीवार से बाहर निकालेगा और हम चैम्बर के अंदर दाखिल होंगे। ब्रूस उन गार्ड्स को उलझाकर रखेगा और केली CCTV हैक करेगी। ब्रूस लगातार गार्ड्स से बदतमीजी करता रहेगा जब तक कोई उस पर हाथ न उठा दे। फिर ब्रूस नीचे गिरकर बेहोश होने का ड्रामा करेगा। गार्ड्स पुलिस या एम्बुलेंस कभी नहीं बुलाएंगे क्योंकि वे ये बात किसी को नहीं बताना चाहते कि उन्होंने सिर्फ ठंडे पिज्जा की वजह से डिलीवरी राइडर को मारा। उन्हें लगेगा कि ब्रूस को चोट लगी है, इसलिए वे उसे होश में लाने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक केली CCTV हैक कर चुकी होगी और ब्रूस को भी होश आ जाएगा और हमारा काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमें तुरंत वहां से निकलना होगा और हमारा रोबोट सीमेंट ब्लॉक को वापस अपनी जगह पर रख देगा। अगर सब ठीक रहा तो उनका CCTV हमारे कब्जे में आ जाएगा। उसके बाद हम अपना प्लान भी शुरू करेंगे, कैसे लॉकर की 10 इंच मोटी स्टील की दीवार को खोला जाए और बाद में पकड़े भी न जाए। हमारी चोरी देखकर दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर भी कहेगा, वाह क्या जादुई चोरी की है। दोस्तों, इसी तरह बर्लिन के और भी दिलचस्प एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।